हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं आर के रुद्र। चलिए आज हम लोग प्रोज सेक्शन के सेकंड चैप्टर भारत इज़ माई होम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसके स्पीकर हैं, ये लेखक नहीं है, एक मैंने क्या बोला, स्पीकर मीन्स होता है वक्ता, है ना। भारत इज माई होम एक स्पीच है, ये कोई कहानी नहीं है क्या बाबू, ये एक स्पीच है और स्पीच को डिलीवर किया जाता है, स्पीच को बोला जाता है, न कि लिखा जाता है। ओके, तो भारत इज माई होम एक स्पीच है जिसके प्रवक्ता हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन खान हैं। तो सबसे पहले हम लोग, आप लोगों को पता ही है कि सबसे पहले हम लोग प्रोज अबाउट ऑथर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्रोज हो या पोएट्री, अबाउट ऑथर से प्रश्न आपको आते ही आते हैं। इसलिए, और मैं आपको जो लिटरेचर सेक्शन में आपके बुक में जो है मैं वही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको अलग से पॉइंटेबल पॉइंट नहीं बनाने का मेरा एक मकसद ये है कि आपको एग्जाम में लाइंस पूछते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे जो लाइन है वो लाइन पूछ देगा, तो मैं पॉइंट में मैं कौन कौन से लाइन दूं जो आपके एग्जाम में आता है, तो इससे बेटर है कि जो आपके बुक में है उससे अधिक तो प्रश्न आएंगे नहीं। इसलिए मैं आपके सारे बुक्स के ही लाइंस को क्लियर कर देता हूं ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे भारत इज माई होम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का जन्म कब हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का जन्म कब हुआ? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का जन्म 8 फरवरी 1897 1897 में, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का जन्म 8 फरवरी 1897 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई थी? इनका जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन हैदराबाद, एंड दैट टाइम हैदराबाद स्टेट था, यानी दैट टाइम ब्रिटिश इंडिया, उस वक्त ये इंडिया अपना फ्री इंडिया नहीं था, बल्कि वो उस वक्त अंग्रेजों के अधीन था, है ना। और कहता है तेलंगाना, उस वक्त जब इनका जन्म हुआ था, तो अभी के समय में ये तेलंगाना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है अभी के समय में? तेलंगाना में पड़ता है। अगर मैं बात करूं डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु कब हुई, तो 3 मई 1969, 3 मई 1969 को डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का देहांत हो गया। और उनकी आयु कितनी थी उस वक्त? 72, 72 ईयर्स ओल्ड थे। और इनकी आयु, और इनका देहांत न्यू दिल्ली में ही हुआ था। तो इनका डेट ऑफ बर्थ आप याद कर लीजिए, और इनकी मृत्यु कब हुई थी आप वो याद कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी इसके इनको अच्छे तरह जानते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन खान 8 फरवरी 1897, 3 मई 1969 वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, जिनका जन्म 8 फरवरी 1897 में हुआ और मृत्यु 3 मई 1969 को हो गई। कहते फ्रॉम 13 में 1967 अंटिल हिज डेथ ऑन May 3, 1969। कहते इन्होंने राष्ट्रपति के पद को संभाला कब? 13 मई 1967। ध्यान देना, 3 मई को इनका देहांत हुआ, 13 मई को ये राष्ट्रपति के पद को स्वीकार किए थे, राष्ट्रपति के पद के लिए चुने गए थे। और अपने मृत्यु तक, जब तक उनकी मौत न हो गई, तो उनके अपने पूरे, है ना, उन्होंने पूरा 5 साल कार्य उनका नहीं हुआ। ऑन 3 मई 1969, 67 से लेकर के 69 तक ये कार्यकाल में राष्ट्रपति रहे, और इनका देहांत तो उसी पोस्ट पर रहते हुए ही हो गया था। यानी जब ये राष्ट्रपति थे उसी दरमियान इनका देहांत हो गया था, राष्ट्रपति के पद के दौरान ही इनका देहांत हो गया था। अभी तो 2 वर्ष हुआ ही था, है ना। और उसी समय इनका देहांत हो गया, यानी मृत्यु तक ये अपने कार्यरत थे, है ना, मृत्यु तक ये कार्यरत थे। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन एन एजुकेशनिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? एक शिक्षाविद थे और एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, है ना। क्या थे? इंटेलेक्चुअल मीन्स बुद्धिमान भी होता है और बौद्धिक भी होता है। ओके, चलिए। और एजुकेशनिस्ट मीन्स क्या हो गया? शिक्षाविद। कहते हैं जाकिर हुसैन वाज द कंट्रीज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, ध्यान देना, कहते हैं जाकिर हुसैन वाज द कंट्रीज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया के, यानी भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने।
जाकिर हुसैन साहब इंडिया के यानी भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने और पूरे भारत का, अगर मैं सिर्फ राष्ट्रपति की बात करें तो थर्ड प्रेसिडेंट बने। मुस्लिम में ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे और पूरे भारत के, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो पूरे भारत के तीसरे राष्ट्रपति के पद के लिए चुने गए थे, है ना। कहते हैं एंड आल्सो द फर्स्ट टू डाई इन ऑफिस, और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जिनका देहांत इनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। इन द ऑफिस मतलब रूम में, ऑफिस में नहीं, कहने का मतलब हुआ इनके कार्यकाल के दौरान ही इनका देहांत हो गया था। तो ये पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जो पहले मुस्लिम थे, मुस्लिम राष्ट्रपति पहले बने, और पहले ऐसे राष्ट्रपति भी बने जिनका देहांत इनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया था, और थर्ड प्रेसिडेंट बने इंडिया के, भारत के थर्ड प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने पद को संभाला था। कहते हैं ही प्रीवियसली सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ बिहार, उन्होंने इसके पहले राष्ट्रपति बनने के पहले अगर मैं बात करूं तो 1957 से 1957 से 1962 तक बिहार के गवर्नर के पद को संभाला था, है ना। बिहार के गवर्नर के पद पर रहकर बिहार की सेवा भी उन्होंने की थी। कब से कब? 1957 से लेकर 1962 तक। कहते हैं एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और भारत के उपराष्ट्रपति के पद को संभाला था 1962 से 1967 तक। 57 से 62 तो जोड़ लीजिए, 7 और 5 12, यानी 57 और 5 62, 5 साल ये बिहार के गवर्नर रहे, और 62 से 67 तक उपराष्ट्रपति रहे, भारत के उपराष्ट्रपति रहे, और फिर 67 से 69 तक ये राष्ट्रपति रहे। और उसके बीच में एक और डेट आएगा, उसको आप मैं नीचे चर्चा करता हूँ, 1963 भी आएगा, इनको पुरस्कार मिला था। मैं आगे पूरा डेट को फिर से, मैं इसको पूरे डेट को मैं फिर से, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में एक न एक प्रश्न आते ही, तो मैं पूरा डेट को एक बार फिर से रिपीट करूंगा। नीचे मैं यहाँ पे 1963 जब आएगा ना तो मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा। ओके, चलिए। कहते हैं ही वॉज आल्सो द को फाउंडर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया सर्विंग एज इट्स वाइस चांसलर फ्रॉम 1828। कहते हैं कि जाकिर हुसैन साहब जामिया मिलिया इस्लामिया के को फाउंडर भी रहे। क्या? जामिया मिलिया इस्लामिया के को फाउंडर भी रहे, यानी वाइस चांसलर के रूप में वहां भी उन्होंने काम किया है। कुलपति, जिसको क्या बोलते हैं, उप कुलपति के रूप में, चांसलर होता है कुलपति और वाइस चांसलर हो गया उप कुलपति, है ना। मतलब यूनिवर्सिटी का जो हेड होता है वो होता है चांसलर। ओके, यूनिवर्सिटी का हेड होता है चांसलर, और कैसे उपराष्ट्रपति होता है तो एक से नहीं समझता, पूरा यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस उसमें इंक्लूड होते हैं, तो इस वजह से वहां पे वाइस चांसलर के रूप में भी उन्होंने काम किया था 1928 से। ओके, आगे कहते हैं अंडर हुसैन, मतलब हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अंडर में, के उनके अंदर में, अभी नहीं मैं समझना उनके पेट के अंदर, ऐसा नहीं, उनके अंडर मतलब उनके छत्र छाया की बात कर रहे हैं, कि जामिया मिलिया इस्लामिया बिकेम क्लोजली एसोसिएटेड विद द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन के अंतर्गत जामिया मिलिया इस्लामिया क्या था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने खुद को, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने खुद को भारत की संस्कृति, ध्यान देना, भारत की संस्कृति की, यहाँ पे तो एसोसिएटेड, सॉरी यहाँ पे एसोसिएटेड है, वहां पे एसोसिएटेड मीन्स होता है मतलब शामिल करना, है ना। कहता जामिया जो था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ घनिष्ठ रूप से, मतलब पूरी क्लोज रूप से, क्लोजली से, घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। क्या था? पूरी तरह से क्लोजली क्या था? जुड़ा हुआ था। जामिया मिलिया इस्लामिया अंडर डॉक्टर जाकिर हुसैन के अंदर में जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी था वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था, पूरे तरह से एसोसिएट था, यानी जुड़ा हुआ था, क्लोजली एसोसिएटेड था। ही वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न, कहता है ही डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन 1963।
कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और भारत रत्न क्या है? भारत का सबसे सर्वोच्च, सबसे बड़ा सर्वोच्च अवार्ड है। भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है, जो किसी को अगर मिलता है तो बहुत ही गर्व की बात है। इंडिया का सबसे सर्वोच्च अवार्ड है भारत रत्न। भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया कब? 1963 में सम्मानित किया गया। अब मैं पूरा डेट को एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देना। 1957 में ये बिहार के गवर्नर बने, और 1957 से 1962 तक ये बिहार के गवर्नर रहे। फिर 1962 से 1967 तक ये वाइस चांसलर रहे। ओके, मैं अपना फोटो थोड़ा साइड कर देता हूँ, है ना। वाइस चांसलर रहे, और 1963 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। कौन सा? नोबेल, और सॉरी नोबेल नहीं, मुंह से बाय मिस्टेक, मतलब भारत रत्न मिला, बाय मिस्टेक सॉरी। क्या मिला? भारत रत्न मिला, है ना। वो नोबेल पुरस्कार मिला था आई हैव अ ड्रीम के लेखक डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जी को, है ना। सो बाय मिस्टेक निकल गया। चलिए 1963 और 1967 से 1969, है ना। ये क्या था? प्रेसिडेंट। ये चार गो आप जो है ना 1 2 3 4 आपका 1 2 3 और 1 4, ये चार डेट आप याद रखिए। 5 साल का डिफरेंस है ना। 57 से 62 गवर्नर, 62 से 67 वाइस प्रेसिडेंट, और 67 से 69 प्रेसिडेंट। और 62 के बाद एक साल जोड़ना 63 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फटाफट आप लोग इसका जो भी है इसको लिख लीजिए। ओके, चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में कुछ और भी बातें जिनको हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। कहते हैं जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट जितना आपके एग्जाम के लिए ये जो है ना, जो मैंने बोला था डेट्स, जितना इंपॉर्टेंट उतना ही आपको ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोलता हूँ लाइन आपके एग्जाम में पूछ देगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज सॉरी सॉरी सरक गया था बाबू, होल्ड। कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश की, कहता है ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स थे, मतलब हमारे अनेक जो फ्रीडम फाइटर्स थे, मतलब जो देश के लिए जो लड़ रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक प्रमुख शिक्षाविद भी थे, है ना। स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ ये क्या थे? प्रमुख शिक्षाविद भी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बीके, मैं पूरा नाम पढ़ता हूं ताकि आपको बार बार रिपीट हो, है ना। लिखा हुआ ओनली डॉक्टर हुसैन या फिर लिखा हुआ सिर्फ हुसैन, तो मैं पूरा पढ़ता हूं। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने 1967 में। भारत इज माई होम, अब ये लाइन आ रहा है जरा ध्यान से पढ़ना। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ऑथ एज प्रेसिडेंट। ये पूरा का पूरा पैरा यहाँ से यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। ओके, कहता भारत इज माई होम, ये जो अभी हम लोग स्पीच पढ़ने जा रहे हैं, इज एन एक्सट्रैक्ट लिया गया है कौन से स्पीच से? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 में स्पीच दिया था आफ्टर टेकिंग द ऑथ एज द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पद की शपथ, राष्ट्रपति पद के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में जो शपथ जब ले रहे थे, उसके बाद इन्होंने जो फर्स्ट भाषण दिया, पहला भाषण था उनका भारत इज माई होम, है ना।
क्वेश्चन भी आएगा कि इनका पहला भाषण कौन था, तो इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनका पहला भाषण था। और वही भाषण आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्पीच पढ़ने जा रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस्ड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, यानी भारत की संस्कृति। कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने खुद को भारत की संस्कृति की समग्रता की सेवा के लिए प्रतिज्ञा की। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या किया, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने खुद को भारतीय संस्कृति की समग्रता, मतलब उसको एकता है ना, टोटलिटी को एक, मतलब टोटलिटी के बारे में कह रहे हैं, समग्रता की सेवा के लिए इन्होंने क्या लिया, शपथ लिया, यानी प्रतिज्ञा की। चलिए यहां तक हो गया हम लोगों को। जो मैं लाइंस बोला हूं वो लाइन को आप क्या करें कमेंट में लिख दिया करें। उससे मैं आपको फायदा बताता हूं। कमेंट में लिखने का ये फायदा, पहले आपका स्पेलिंग एरर खत्म हो जाएगा, दूसरा आपको वो लिखते लिखते आपको लाइंस याद कर लोगे, है ना। तो पढ़ने का कुछ तो आपको है ना इंटरेस्ट आना चाहिए। मैं सारा एक सेक्शन में ही ले लेता हूँ, ये नहीं आधा आधा करूंगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग कविता की सॉरी हम लोग स्पीच की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूं। कहते हैं सबसे पहले मैं बता दूं, भारत इज माई होम का अर्थ हो गया भारत मेरा घर है। भारत मेरा घर है। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा राष्ट्रपति बनने के बाद इनका पहला भाषण था, है ना। और उन्होंने पहले लाइन में क्या अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, ध्यान देना, फर्स्ट पैराग्राफ में अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा, जरा देखिए। अपने देशवासियों के नागरिकों के बारे में कह रहे हैं। कहते आई मस्ट कन्फेस, मैं यह अवश्य स्वीकार करता हूं कि, आई मस्ट कन्फेस दैट, मैं यह अवश्य स्वीकार करता हूं कि, मुझे यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि, आई एम ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्ड मीन्स होता अभिभूत होना या रोमांचित, है ना, ये एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है। कहते आई एम ओवरवेल्म्ड, मैं बहुत रोमांचित हुआ हूं, मैं बहुत रोमांचित हुआ हूं। तो क्यों भाई, बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। कहते हैं, मैं पूरा को एक बार फिर से पढ़ता हूं। कहते हैं मुझे यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने, पब्लिक ने, है ना, जनता ने मुझ में विश्वास करके मुझे देश के सबसे बड़े पद के लिए चुना है। इसलिए मैं रोमांचित हुआ हूं, इसलिए मैं ओवरवेल्म्ड हुआ हूं, इसलिए मैं अभिभूत हो गया, अत्यधिक प्रसन्न हूं, है ना। क्या कहते हैं कि यहां से यहां तक क्या क्या अर्थ निकला कि मुझे यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि, आई मस्ट कन्फेस दैट, मुझे यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि, आई एम ओवरवेल्ड, मैं अभिभूत हुआ हूं, मैं रोमांचित हुआ हूं। क्यों, तो बाय द ट्रस्ट माई पीपल, अपने लोगों के द्वारा मुझ में हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। इस देश के मैं बहुत अधिक रोमांचित हुआ हूं। क्यों, तो इस देश के जनता ने मुझे इस देश के सबसे बड़े पद के लिए चुना है, और वो उन्होंने मुझ में विश्वास जताया है, विश्वास किया है, इसलिए मैं रोमांचित हूं। अगर प्रश्न आएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन क्यों रोमांचित हुए, क्यों ओवरवेल्म्ड हुए हैं, तो क्या बोलेंगे, क्योंकि जनता ने, क्योंकि पीपल हैव प्लेस्ड इन हिम, वहां मीनिंग वहां पे हिम करेंगे, इन हिम बाय इलेक्टिंग हिम टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। सो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट हिज पीपल, बाय द ट्रस्ट हिज पीपल। इस तरह से सेंटेंस का अर्थ आप लोग 2 नंबर का प्रश्न आपका क्लियर हो गया। ओके, और 1 नंबर का भी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं डॉक्टर, अब यहाँ पे राधा कृष्णन के बारे में, इस जो हमारे द्वितीय, इसके पहले यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के राष्ट्रपति बनने के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी थे, जिनके जन्मदिन पे 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहां पे अब क्या करते हैं, देखिए, आपकी महानता तब है जब आप लोगों की बुराई करते हो, बिल्कुल नहीं। आपकी महानता तब है जब आप लोगों की तारीफ करते हो, जब आप लोगों की प्रशंसा करते हो।
तो इसलिए लोगों की बुराई करने के बजाय आप लोगों की प्रशंसा करें तो आपकी तारीफ, आपकी भी तारीफ होगी। ओके चलिए, तो यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन पद को संभालते, और इस यहाँ पे देखिए पहले उन्होंने जनता को संबोधित किया और तुरंत उन्होंने किसको संबोधित कर रहे हैं, वो तुरंत संबोधित कर रहे हैं अपने पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित कर रहे हैं, सर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को संबोधित करके कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन, क्या कहते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी, कहते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति पद के लिए लाया अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। कहते हैं राष्ट्रपति बनने पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने, क्या कहते हैं, राष्ट्रपति बनने पर जब डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने तो राधाकृष्णन साहब ने इस पद को इस पद को यानी राष्ट्रपति पद को अपने उच्च मानसिकता, अ मेंटल इक्विपमेंट अपनी उच्च मानसिकता, अ डिग्री ऑफ एरुडिशन, अ डिग्री ऑफ एरुडिशन का मतलब हो गया क्रमिक ज्ञान कह सकते हो, क्रमिक ज्ञान यानी अच्छा एरुडिशन मीन्स होता है आपको विद्वता होता है, क्या होता है, विद्वता होता है, और डिग्री मीन्स होता है स्तर, यानी विद्वता का स्तर को बढ़ाया, है ना, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस अनुभव की संपदा। कहते हैं जब डॉक्टर राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति पद को संभाला तो अपनी उच्च मानसिकता, अपनी क्रमिक ज्ञान यानी विद्वता का स्तर और अनुभव की संपदा से राष्ट्रपति पद की गरिमा बढ़ाई। राष्ट्रपति पद की गरिमा को जिस तरह से बढ़ाया है वह विरले ही या फिर वो शायद ही कहीं मिलेगा, वो शायद ही कहीं मिलेगा। ये पूरा आपको हो गया यहां से यहां तक। ओके चलिए, तो एक क्वेश्चन आपको आएगा कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने उस राष्ट्रपति पद बनने के बाद क्या क्या चीज को उन्होंने लाया, तो अ मेंटल ऑफ इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ एरुडिशन, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो शायद ही कहीं पाया जाएगा। चलिए, कहते हैं ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, पूरे अपने डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में चर्चा, ये पूरे पैरा में डॉक्टर राधाकृष्णन साहब के बारे में ही चर्चा है। कहते हैं ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, पूरे जीवन काल के दौरान, डॉक्टर राधाकृष्णन कर रहे हैं कृष्ण के बारे में कि डॉक्टर राधाकृष्णन साहब पूरे जीवन काल के दौरान डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, नॉलेज एंड ट्रूथ, ये एग्जाम में आ चुका है ये लाइन। ओके ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे इसेंशियल ह्यूमैनिटी यहाँ भी आपके आएगा, या ये सब आपके लाइन एग्जाम में पूछे हुए हैं। ओके सो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। कहते हैं, क्या कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन पूरे जीवन काल के दौरान, पूरे अपने जीवन काल के दौरान डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज, उनका पूरा जीवन, डॉक्टर राधाकृष्णन का पूरा जीवन ज्ञान और सत्य के लिए हमेशा समर्पित रहा है। ही हैज डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट, कहते हैं कि उन्होंने ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट। चलिए मैं इसको हटाकर शुरू करता हूं ना। ही हैज डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज। कहते हैं कि बहुत लंबी होगी लाइन ना, फिर मैं आपको छोटा करके समझाता हूं। कहते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन का, कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन का पूरा जीवन सत्य और ज्ञान और सत्य के लिए समर्पित रहा है। और क्या कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन क्या किए, कहते हैं शायद, क्या कहते हैं, शायद किसी अन्य से अधिक, है ना, एनी अदर मैन, कहते हैं शायद किसी अन्य व्यक्ति से ज्यादा या अन्य व्यक्ति से अधिक उन्होंने इंडियन फिलोसफिकल को, भारतीय दार्शनिक विचारधारा को क्या किया है, एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, और नैतिक मूल्यों की व्याख्या की। कहते हैं कि he has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values। कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में कह रहे हैं कि शायद किसी अन्य से ज्यादा, शायद किसी अन्य से अधिक डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारतीय दार्शनिक विचारधारा और नैतिक मूल्यों की व्याख्या की, मतलब किसी अन्य व्यक्ति से अधिक उन्होंने भारतीय दार्शनिक विचारधारा की व्याख्या किए हैं। He has never lost his faith in the essential humanity of man,
मैं 2 3 4 बार लाइंस को क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए पूरा का पूरा पैरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पैरा से आपको कहीं ना कहीं एक बार एक प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इसलिए मैं इसको 2 3 4 बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपका वो क्लियर हो जाए। ओके, चलिए, तो क्या कह रहे हैं कि ही हैज नेवर, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ। कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने क्या किया, अपने हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ द इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में कह रहे हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने आवश्यक, जो इसेंशियल है, जो जरूरी है, आवश्यक मानवीय मूल्यों में उनकी आस्था कभी कम नहीं हुई है। जो मानवों के लिए आवश्यक होना है, जो मानवों के लिए जरूरी है, मानव के लिए, मानव मूल्य के लिए जरूरी है, उसकी उसमें कभी उनकी आस्था कम नहीं हुई है एंड ही हिमसेल्फ हैज नेवर सीज्ड चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव सॉरी, कहते हैं ही हिमसेल्फ हैज नेवर सीज्ड चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी विद जस्टिस। कहते हैं सबों को, यानी जितने व्यक्ति हैं हमारे देश में, हमारे समाज में, उन सब के लिए कह रहे हैं, उन सब को न्याय मिले, उन सबको विद जस्टिस न्याय मिले, और सभी का जीवन गौरवपूर्ण विद डिग्निटी, सभी लोग अपने गौरवपूर्ण जिंदगी जिए, इसके प्रयास में वे कभी पीछे नहीं रहे, है ना, वो कभी खुद को पीछे नहीं रहने दिए। वो हमेशा उन्होंने प्रयास किया कि मेरे जितने देश में लोग हैं सभी लोग अपने पूरे गौरव के साथ जिए, अपने पूरे सम्मान के साथ जिए, और कभी उसके लिए उन्होंने हमेशा कार्य करते रहा, कभी उसके लिए उन्होंने पीछे नहीं हटा है। नेक्स्ट अब यहाँ पे पैरा डॉक्टर जाकिर हुसैन अब बात कर रहे हैं अपने देशवासियों को कैसे उनको काम करे, कैसे देश के लिए काम करे कि देश हमारा और भी अधिक डेवलप हो, और भी अधिक हम लोग अपने देश के लिए कार्य कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने लोगों में विश्वास जताना चाहते हैं कि आप मुझ पर भरोसा करें, आप मुझे विश्वास जताएं कि मैं आपके लिए कार्य जरूर करूंगा। थोड़ा सा मैं इसको कंफर्टेबल जोन में कर देता हूँ राइटिंग को। चलिए, आपको दिख रहा होगा, चलिए ओके। तो सबसे पहले उन्होंने विश्वास जीतने का प्रयास करते हैं अपने लोगों का, तो क्या कहते हैं, आई कैन ओनली अश्योर यू दैट, आई कैन ओनली अश्योर यू दैट, मैं आपको सिर्फ विश्वास दिला सकता हूं, उससे अधिक मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैंने तो अभी भी शपथ ग्रहण नहीं किया है, तो मैं काम करूंगा तो उसके पहले तो मैं आपको विश्वास ही दिला सकता हूं। कभी क्या सॉरी स्पीकर क्या कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, आई कैन ओनली अश्योर यू दैट, मैं आपको सिर्फ विश्वास दिला सकता हूं कि एंटर दिस ऑफिस इन द स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। कहते हैं कि मैं आपको सिर्फ विश्वास दिला सकता हूं कि मानवता के लिए, है ना, मानवता के लिए विनम्रता एवं पूर्ण समर्पणता के साथ, टोटल डेडिकेशन के साथ, पूरी समर्पणता के साथ मैं इस पद को स्वीकार करता हूं। कहते हैं मैं आपको सिर्फ विश्वास दिला सकता हूं कि एंटर दिस ऑफिस, इस पद को मैं तभी ग्रहण करूंगा इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, मानवता के लिए ह्यूमिलिटी के लिए विनम्रता एवं पूर्ण समर्पणता, टोटल डेडिकेशन के साथ मैं इस पद को क्या करता हूं, ग्रहण करता हूं, मैं इस पद को स्वीकार करता हूं। कहते हैं आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहते हैं आई हैव जस्ट टेकन, मैंने अभी अभी, क्या बोल रहे हैं कि मैंने अभी भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है बच्चे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या हो गया, संविधान, लॉयल्टी हो गया आपका विश्वास जिसको बोलते हैं ना, निष्ठा या आस्था कहते हो ना। चलिए, कहते हैं आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैंने अभी भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा यानी आस्था की शपथ ग्रहण किया है, शपथ लिया हूं, आस्था की शपथ लिया हूं। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली, मैं इसको हटा देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट विच इट्स फ्री सिटीजन्स हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्व्स। कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स तो हो गया भाई, क्या हो गया हमारा संविधान, कंपैरेटिवली हो गया तुलनात्मक,
स्टेट, न्यू स्टेट मीन्स हो गया नया राज्य, नया गणराज्य, नया देश की बात हो रहा है। देमसेल्व्स अपने लोगों की बात हो रहा है। सिटीजन हो गया पब्लिक, इसको बोलते हैं ना सिटीजन लोग। फर्स्ट टाइम हो गया पहली बार। चलिए तो इस पूरे को हम लोग इसको अच्छे से कहते हैं इट इज, क्या बोल रहे हैं, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट। कहते हैं कि यह न्यू स्टेट which its free citizens have। चलिए यहां तक हम लोग पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि यहां तक अर्थ निकल रहा है। कहते हैं तुलनात्मक रूप से, कंपैरेटिवली रूप से, तुलनात्मक रूप से यह एक नए राष्ट्र, यह एक नए गणराज्य के स्वतंत्र नागरिकों का संविधान है। ये किसका संविधान है? कहते हैं विच इट्स फ्री सिटीजन्स, स्वतंत्र नागरिकों का संविधान है। कौन सा? तुलनात्मक रूप से देखा जाए संविधान को तो ये किसका संविधान है? तो ये संविधान है एक नए राष्ट्र के स्वतंत्र नागरिकों का संविधान है। किसका है? स्वतंत्र नागरिकों का संविधान है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, कहते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, जो उन्होंने इतिहास में पहली बार गिवन टू देमसेल्व्स, खुद को दिया है। जो उन्होंने इतिहास में पहली बार अपने आप को दिया है, खुद को दिया है। आगे कहते हैं इट इज द यंग, क्या कहते हैं? इट इज द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट, इट इज द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल हु, कहते हैं इट इज द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, कहते हैं यह प्राचीन लोगों का नया राज्य है। क्या कहते हैं? इट इज द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, यह प्राचीन लोगों का नया राष्ट्र है, नया गणराज्य है, नया राज्य है। हु थ्रू द लॉन्ग मिलीनिया एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्ज एथनिक एलिमेंट्स, और क्या कहते हैं कि विभिन्न जातियों के सहयोग के द्वारा, मतलब कहते हैं विभिन्न जातियों के सहयोग के द्वारा। उसके पहले मैं ऐसा करता हूं, तोड़ के बताता हूं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। कहते हैं हु थ्रू द लॉन्ग मिलीनिया, इसका मतलब हो गया कि जिन्होंने हजारों वर्षों के दौरान थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्ज एथनिक एलिमेंट्स, का मतलब हो गया विभिन्न जातियों के सहयोग के द्वारा, हजारों वर्षों के दौरान विभिन्न जातियों के सहयोग के द्वारा have striven to realize timeless, कहते हैं have striven to realize timeless, कहते हैं कि absolute values in their own peculiar way। एक फुल स्टॉप तक हम लोग इसको लेकर चलते हैं। पिकुलियर वे का, पिकुलियर समझते हो? पिकुलियर वे का मतलब होता है, पिकुलियर का मतलब अनूठा होता है, विशिष्ट होता है, या फिर आप इसको और भी विशेष कह सकते हो, है ना। और वे का मतलब हो गया रास्ता, ढंग या तरीका कह सकते हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट की बात करें तो वैल्यू मीन्स होता है बच्चे मूल्य। क्या होता है? आपका कोई वैल्यू नहीं, आपका कोई मूल्य नहीं, कहते हो ना, तो वैल्यू। एब्सोल्यूट मीन्स होता है, आप इसको कह सकते हो शाश्वत, है ना, यूनिवर्सल, जो शाश्वत है हमेशा, उत्कृष्ट कह सकते हो। ओके चलिए, टाइमलेस तो जानते हो, रियलाइज मीन्स छूटना होता है ना, रियलाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग अच्छे से कहते हैं कि हैव स्ट्राइविंग टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ओन पिकुलियर वे, कहते हैं कि शाश्वत मूल्यों की या फिर उत्कृष्ट मूल्यों की रक्षा करते हुए उसको बचाते हुए अपने विशिष्ट या अपने अनूठे ढंग से पाने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने सभी जातियों ने मिलकर, सभी धर्म के लोगों ने मिलकर इतिहास में पहली बार क्या किया? स्वतंत्रता को पाने का प्रयास किया। इस स्वतंत्रता संग्राम की बात हो रही है कि स्वतंत्रता संग्राम को पाने का प्रयास किया। आई प्लेज माई सेल्फ, क्या करें? आई प्लेज माई सेल्फ, मैं शपथ लेता हूं, मैं खुद को शपथ लेता हूं, टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, कहते मैं उन मूल्यों की सेवा का शपथ लेता हूं। मैं शपथ लेता हूं तो किसकी? उन मूल्यों की, उन सेवा का शपथ लेता हूं, उन मूल्यों की सेवा का शपथ लेता हूं। कहते हैं फोर, कुछ लोग, वो जो लोग सब मिलकर अपने स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़े थे, मैं उन मूल्यों की शपथ खा रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। कहते हैं फॉर द
some concrete realization of a value may become inadequate with the change of circumstance. circumstance मीन्स होता है बच्चे परिस्थिति, है ना, चलिए, है ना, जिसको सिचुएशन आप कहते हो। ओके, चलिए, तो कहते हैं यहाँ पे कि फॉर द एक मिनट रुक जाओ, कहते हैं फॉर द सम कंक्रीट realization of a value may become inadequate with the change of circumstance, the value remains in। चलिए ठीक है, आगे अभी फुल स्टॉप तक अभी समय है, चलिए उसके पहले मैं इसको तोड़कर बताता हूँ आपको। कहते हैं कि मे भी यानी हो सकता है, संभावना बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि कभी परिस्थितियों के बदलने के कारण, चेंज ऑफ सर्कमस्टांस, कभी भी परिस्थिति के बदलने के कारण उन मूल्यों की प्राप्ति न हो सके, है ना, उन मूल्यों की प्राप्ति ना हो सके, जो मूल्य की हम लोग बात करने जा रहे हैं उस मूल्य की प्राप्ति ना हो सके, तो कहते हैं द वैल्यू रिमेन्स इटरनली वैलिड। तो कहते हैं मूल्यों की प्राप्ति ना हो सके फिर भी वो मूल्य हमेशा उचित रहेंगे, फिर भी वो मूल्य हमेशा वैध रहेंगे। एंड प्रोग्रेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, और कहते हैं कि और नए प्रयासों की आवश्यकता के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्या कहते हैं, अगर कोई चीज हम लोग पाने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं होता है तो वो हमेशा समाप्त नहीं होता, वो वैलिड है, वो हमने प्रयास किया तो वो वैलिड है। वो जैसे मान लिया कि मैंने कोई सी चीज को बताने का प्रयास किया और नहीं हो पाया, तो फिर मैंने प्रयास तो किया, मैंने एफर्ट तो किया, मैंने एफर्ट तो किया, लेकिन वो वैलिड है, वैलिड इनवैलिड नहीं। प्रयास किया, वो उसमें कुछ ना कुछ हमें सीखने को जरूर कुछ मिला होगा, तो वो वैलिड है। इनवैलिड कब होगा, जब उससे हम कुछ नहीं सीख पाएंगे तब वो इनवैलिड हो जाता है। चलिए, तो आगे हम लोग और भी बात कर रहे हैं इसमें। आगे कहते हैं द पास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ओहो हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए। जो 3 लाइन है ना, आपको 2-3 लाइन दिख रहा है आपको, इसको जरा ध्यान से पढ़िए। कहते द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। आहा, ये प्रश्न आपको एकदम डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं 2 नंबर के लिए। ओके, कहते हैं द पास्ट इज नॉट डेड, कहते हैं अतीत जो है कभी मरता नहीं है ना, अतीत जो है, कहते हैं द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, कहते हैं पास्ट कभी मरता नहीं है और अस्थिर भी नहीं रहता है। पास्ट जो है, अतीत जो है, जो भूतकाल हम लोग का, वो कभी मरता नहीं है और वो हमेशा अस्थिर भी नहीं रहता, ना तो वो मरता ना तो अस्थिर होता है। कहते तो वो क्या रहता है, वो हमेशा जिंदा रहता है। पास्ट जो है, पास्ट के दम पे ही तो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर का निर्माण। अगर हम फ्री नहीं होते, अगर हम लोग को फ्रीडम नहीं मिलता तो आज मैं यहाँ पे रहता नहीं, और आप इस तरह पढ़ रहे होते नहीं, ना तो मैं इस तरह पढ़ा रहा होता, नहीं आप इस तरह पढ़ रहे होते। कहते हैं इट इज अलाइव, वो हमेशा, पास्ट हमेशा जिंदा रहता है, एंड डायनेमिक, क्या कहते हैं, एंड डायनेमिक, और हमेशा गतिमान रहता, हमेशा लय में रहता, कभी वो समाप्त नहीं होता, नहीं वो अस्थिर होता, वो हमेशा अलाइव एंड डायनेमिक होता है। क्वेश्चन आएगा पास्ट कैसा है, डेड है या अलाइव है, तो क्या बोलोगे, अलाइव है। पास्ट कभी मरता नहीं है, भूतकाल कभी मरता नहीं है, तो क्या बोलोगे, पास्ट कैसा, पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक बट पास्ट इज अलाइव एंड डायनेमिक। पास्ट न तो मरता है और ना ही अस्थिर होता है, बल्कि पास्ट हमेशा जिंदा रहता है और गतिशील रहता है। ओके, कहते हैं एंड इज involved in determining the quality of our present and the prospects of our future। और क्या कहते हैं कि और हमारे वर्तमान एवं भविष्य के गुणों का निर्धारित करता। मैंने अभी भी बोला ना कि अगर पास्ट को समाप्त कर दिया जाए तो हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों खतरे में पड़ सकता है। अगर हम ये नहीं जाने कि पास्ट में, तो अगर आप पास्ट को भूलना चाहोगे तो आपको अपने माता पिता को भूलना पड़ेगा, आपके अपने बचपन को भूलना पड़ेगा, तो पास्ट को हटाना संभव नहीं है। पास्ट के आधार पर ही प्रेजेंट और फ्यूचर का निर्माण होता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ये भी देखिए, ये जो लाइन है ना यहाँ पे देखिए बच्चे, भारत इज माई होम से प्रश्न आते ही आते हैं, आप ये बात जान लो। कौन कौन चैप्टर से आते हैं मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी रुकिए, मैं आपको बताने की उतनी जल्दबाजी आप क्यों कर रहे हो। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के फर्स्ट पैरा से 1 से लेकर के 7 से 8 पैरा तक आपको प्रश्न पूछ लेगा। दूसरा मैं बात करूँ भारत इज माई होम, तो भारत इज माई होम को लेकर के अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको लेकर के थोड़ा चलिए आगे तक, वहां तक हो जाएंगे। आई हैव अ ड्रीम से मिसिसिपी के बारे में पूछेगा, अलमामा के बारे में पूछेगा, है ना, और अपिंच ऑफ असनब से 1-2 प्रश्न रहते हैं। मैं बता रहा हूँ कहाँ से नहीं आएंगे प्रश्न, मैं वो भी बताता हूँ।
क्यों बताऊं अभी, रुको सब्र करो, एक की बार मैं बता दूंगा, दिमाग आपका हैंग हो जाएगा। चलिए, मैं ऑल ओवर की बात कर रहा हूँ। प्रायः यहाँ से प्रश्न किस किस कहाँ से, जैसे ऑब्जेक्टिव कहाँ से उठाएगा भारतीय वायु, मुझे पता है। मैं आपको बताता हूँ और मैं बता भी रहा हूँ, आपको बताते जा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न उठ रहे हैं और कहाँ कहाँ से आपको सब्जेक्टिव प्रश्न उठ रहे हैं। ओके, चलिए, तो प्रोसेस की हम लोग बात करते हैं। वो लोग अब यहाँ पे तो उनके मन में ख्याल आया कि हम लोग देश का निर्माण कैसे करेंगे, हम लोग नेशन का बिल्ड कैसे करेंगे। तो चलिए, कहते हैं द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। कहते हैं राष्ट्र के निर्माण जो है कैसे होता है, राष्ट्र का जो कैरेक्टर है उसका निर्माण कैसे होता है। तो कहते हैं द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड, क्या है, इज इंडीड, इसको पहले समझ लेते हैं। कहता है कि अतीत की निरंतर, कांस्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड, कहते हैं अतीत की निरंतर नवीकरण, रिन्यूअल की प्रक्रिया है ना, कहते हैं अतीत की निरंतर नवीकरण की प्रक्रिया वास्तव में, कहते हैं वास्तव में द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। जरा समझना, कहता अतीत की यानी जो पास्ट है, पास्ट के रिन्यूअल, पास्ट के निरंतर नवीकरण, इट्स कांस्टेंट मतलब हुआ पास्ट के निरंतर नवीकरण की प्रक्रिया वास्तव में कैसा है, तो वास्तव में प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर का मतलब वो राष्ट्रीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया होती है। 2 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, है ना, कि जो हमारे पास्ट का जो है नेशनल कैरेक्टर का जो प्रक्रिया है वो कैसा होता है, पास्ट का जो प्रक्रिया कैसा होता है। तो प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल इज इंडेड, कहते हैं अतीत की निरंतर नवीकरण की प्रक्रिया कैसी होती है, तो अतीत के निरंतर की नवीकरण की प्रक्रिया वास्तव में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। मैं इंग्लिश बार बार रिपीट क्यों करता हूं, आपके माइंड में इंग्लिश जाना चाहिए, उसके बाद आप हिंदी, है ना। राष्ट्रीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया होती है। मैं पूरे सोच रहा हूं, मैं पूरे प्रोज, पोइट्री और स्टोरी ऑफ इंग्लिश सबका मैं हिंदी, एक दिन मैं आपको ऑडियो कुछ दूंगा जिसका सिर्फ और सिर्फ मैं आपको हिंदी, उसमें एक भी वर्ड मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा मैं आपको हिंदी प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, चलिए, कहते हैं इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। हाँ, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 12 लोग बोलते हैं कि शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं, शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं। शिक्षा का व्यापार का अर्थ समझिए, यहाँ पे शिक्षा का व्यापार आखिर में कहते लोग किसे, है ना, जरा समझिए। शिक्षा का व्यापार यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन का अर्थ क्या निकलता है, ये आपको पैसे की बात नहीं, और यहाँ पे शिक्षा का व्यापार कुछ और है। इट इज द बिजनेस ऑफ, अगर नेशनल को, अगर राष्ट्र को आप चरित्रवान बनाना चाहते हो, राष्ट्र को अगर आप महान बनाना चाहते हो, तो उसका एक और एक ही मात्र उपाय है, क्या, इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। यह जरा समझिए, ये लाइन कितना ही इंपॉर्टेंट है, आपको जरा बात समझ में आएगा। ये 3 4 5 लाइन, 5 वर्ड है ना, 3 4 5 6, आपको 5 से 6 वर्ड है, लेकिन इसका भाव समझिए, इसका भावार्थ कैसा निकलता है। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, कहते हैं जहां तक राइटर कह रहे हैं, राइटर के अनुसार बात हो रहा है कि जहां तक मैं समझता हूं, क्या कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जहां तक मैं समझता हूं यह काम शिक्षा का है, इसका अर्थ ये निकला। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट, है ना, एज आई सी इट, जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि मैं इसे देखता हूं कि इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यह शिक्षा का कार्य है। यह काम किसका है, ये जो नेशनल कैरेक्टर है, नेशनल कल्चर की बात हम लोग कर रहे हैं, उसके ग्रोथ की बात करें, तो वो काम किसका है, ये कार्य शिक्षा का है, एजुकेशन का कार्य। और आप लोग ऐसे हैं कि हमेशा एजुकेशन को पीछे करने में लगे होते हैं, और हमारे बिहार की गवर्नमेंट जो ऐसी है, शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से रद्द चौपट करने में लगी हुई है। तो जरा समझिए, यहाँ हमारे राष्ट्रपति जी ने क्या बोला है कि नेशनल कैरेक्टर, नेशनल का चरित्र कि अगर ग्रोथ की बात करते हैं, नेशन की अगर हम संस्कृति की वृद्धि की बात करते हैं, विकास करने की बात करते हैं, तो ये जहां तक मुझे लगता है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का कार्य, किसका कार्य है, जहां तक मुझे लगता है तो ये कार्य किसका है, शिक्षा का है। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा का कार्य इस निरंतर नवीकरण में योगदान देना है।
कहते हैं जहां तक मेरी बात है तो मैं समझता हूं कि जो नवीकरण की जो प्रक्रिया है अपने देश में, प्रोग्रेस करने की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ की प्रक्रिया है, तो वो शिक्षा का कार्य है इस निरंतर नवीकरण में योगदान देना। अगर हमारा देश का एजुकेशन अच्छा रहेगा तो उसे उसको और भी नए ढंग से हम अपने देश को डेवलप कर सकते हैं, एक नए ढंग से अपने देश को ढांचे में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हक है हमारे देश को एक नए आकार देने का, बिल्कुल नहीं। ये पब्लिक का, ये हमारी जनता का अधिकार है उसको बदलने का। उसकी क्या औकात है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उसकी औकात नहीं बदलने की, हमारे शिक्षा की औकात है। चलिए, इसलिए बार बार कहता हूँ एजुकेशन को और भी स्तर से आप लोग, मैं बिहार सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई, जहां तक हो सके सब्जेक्टिव करने का प्रयास करें। अगर आपको ऑब्जेक्टिव का शौक है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जगह आप रिटेन ऑब्जेक्टिव करिए। बच्चे, आपका करियर, आप मार्क्स लाकर क्या करना चाहते हो? अगर 500 में 500 मार्क्स लेकर के आओगे तो क्या उखाड़ लोगे, मुझे ये बताओ, क्या कर लोगे? ऐसा नहीं है आप एबीसीडी भी बच्चे करके चले आते, उसमें भी 10 5 नंबर 25 नंबर 50 नंबर चलाते, लेकिन अगर लिखने के लिए ऑब्जेक्टिव दे दिया जाए कि इसके आगे खाली स्थान भरो, इसमें क्या भराएगा, तो उनको बच्चा को पढ़ना पड़ेगा कि भाई भराएगा क्या। और अगर मैं 4 ऑप्शन दूंगा तो आप कोई ना कोई नहीं, कुछ मैं समझ में आएगा, तभी आप एबीसीडी मारकर निकल जाओगे। क्या मैं गलत कर रहा हूं तो बताओ, है ना? तो आप सुविधा पे नहीं जाए, सुविधा जहां पे मिलती है वहां पे आगे चल करके असुविधा मिलती है। ओके, कहते हैं टू मिनिस्टर दिस कांस्टेंट renewal, and I may be forgiven the presumption that my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people। इतनी लंबी लाइन है, आपको दिक्कत हो जाएगी, मैं इसको तोड़ करके और भी ढंग से समझाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंस रिन्यूअल, कहते हैं कि इस निरंतर नवीकरण के लिए मैं मंत्री हूं। ये जो बिजनेस ऑफ एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूं और यहाँ पे रिन्यूअल की मैं बात कर रहा हूं, अपने देश के नए ढंग से मैं बात कर रहा हूं, उसके प्रोसेस ऑफ ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं क्या कहता हूं, कहते हैं इस निरंतर नवीकरण के लिए मैं मंत्री हूं। एंड आई मे बी फॉरगिवन, और आई मे बी फॉरगिवन द प्रजम्पशन, और कहते हैं मैं, और अनुमान है, मेरा अनुमान है कि मुझे माफ किया जा सकता है। मेरा अनुमान है, मुझे ऐसा लगता है, प्रजम्पशन मिस हो रहा, अनुमान है, मेरा अनुमान है कि मुझे माफ किया जा सकता है। तो किस लिए कि माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज मेनली, कहते हैं कि मेरी जो कहते हैं कि मुझे माफ किया जा सकता है, क्यों? तो क्यों? तो दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज मेनली, कि इस उच्च पद के लिए, इस उच्च पद के लिए मेरी पसंद मुख्य रूप से है। मेरी पसंद कैसी मुख्य रूप से है? इफ नॉट इंटायरली, अगर पूरी तरह से नहीं, बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विद एजुकेशन ऑफ माई पीपल। कहते हैं अगर पूरी तरह से नहीं, तो कहते हैं मेरे लोगों की शिक्षा के साथ, ध्यान देना कितनी बड़ी बात कर रहे हैं कि मेरे लोगों की शिक्षा के साथ मेरे लंबे समय से जुड़ाव के कारण लोगों का यहाँ पे मेरा साथ मिला है। कहते हैं कि अगर पूरी तरह से नहीं मुझे माना जाए तो मैं बस इतना कहता हूं, अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विद एजुकेशन ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की शिक्षा के साथ मेरे लंबे जुड़ाव के कारण ऐसा हो पाया है। जिसे कहते हैं कि आज मैं जिस पद पे हूं उस पद के लिए जिम्मेदार कौन है? आज मैं राष्ट्रपति बना हूं तो उस पद के लिए जिम्मेदार कौन है? तो उस पद के लिए जिम्मेवार मेरी शिक्षा है। अगर मेरे पास शिक्षा नहीं हो, जिम्मेवार दो अलग अलग शब्द है, एक जिम्मेदार से नेगेटिव सेंस निकलता है, एक जिम्मेदार से पॉजिटिव सेंस, है ना? अगर मैं अच्छे पद पर हूं तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो मेरी शिक्षा है। मैं ऐसे, जिम्मेदार एक नेगेटिव भाव निकलता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपके लिए कर रहा हूँ प्रयोग अच्छे सेंस में। कहते हैं उस आज कवि, आज राइटर जो स्पीकर है वो एक राष्ट्रपति बने हुए, तो उसके लिए कौन है, किसके दम पे वो राष्ट्रपति बने हैं? तो उनका लंबे समय से क्या एजुकेशन के साथ उनका जुड़ाव रहा, इस वजह से, और अपने लोगों के साथ उनका जुड़ाव रहा, इस वजह से आज वो उस पद तक, उस पोस्ट पर पहुंच पाए हैं। कहते हैं आई मेंटेन दैट, क्या लिखते हैं कवि यहाँ, सॉरी यहाँ पे राइटर क्या, स्पीकर क्या बोलते हैं? आई मेंटेन दैट, मैं मानता हूं ऐसा, राइटर कह रहे हैं कि मैं मानता हूं, मुझे ऐसा लगता है
कि एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है। कहते हैं कि एजुकेशन, कहते हैं कि शिक्षा राष्ट्र के उद्देश्य के लिए, राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्रमुख साधन है। एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। कहते हैं शिक्षा क्या है, राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्रमुख साधन है। And that quality of education is inseparably involved in the quality of the nation। हा, क्या बात बोला है इन्होंने, मजा आ गया। पहला बात तो इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर तो बिजनेस ऑफ एजुकेशन की बात थी, वो तो ठीक है। उसने में और भी क्या बोला कि एजुकेशन क्या है, हमारा नेशनल पर्पस के लिए, राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्रमुख साधन है, एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, प्रमुख साधन है। और कहते हैं दूसरे में कहते हैं एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनसेपरेबली इन्वॉल्व्ड इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। और क्या कहते हैं, अनिवार्य रूप से, क्या कहते हैं, अनिवार्य रूप से, कंपलसरी के रूप में, इंस्केबली कहते हैं अनिवार्य रूप से, इंस्केबली में क्या, अनिवार्य रूप से राष्ट्र की गुणवत्ता में शामिल है। क्या कहते हैं कि दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की जो गुणवत्ता है, दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की जो गुणवत्ता है, इज इंस्केबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ नेशन, अनिवार्य रूप से राष्ट्र की गुणवत्ता में शामिल है। देखिए बच्चे, अगर शिक्षा में अच्छी गुणवत्ता नहीं होगी, अगर आप अच्छे एजुकेशन को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको अच्छी शिक्षा का ज्ञात नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप अपने नेशन को, अपने राष्ट्र को एक गलत दिशा में मोड़ लेकर जा रहे हो। अच्छा, आपको क्या लगता है, अगर आप गलत शिक्षा ले रहे हो, आपका एजुकेशन अच्छा नहीं है, आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, तो 2-4 रुपए के कारण अपने देश को कहाँ ढकेल रहे हो, कहाँ धक्का देकर जा रहे हो। ठीक है, देश मेरा भी है, लेकिन आपका भी है, मेरा भी है, सबको मिलजुल कर एक अच्छे काम करना चाहिए, अपने देश के लिए जीना चाहिए, अपने देश के लिए एक अच्छे। अच्छा, आज जितने नेता हैं क्या वो कल रहेंगे? बिल्कुल नहीं। कल हमारे थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये तो नेता नहीं थे, लेकिन देश के फ्रीडम फाइटर्स ये भी रहे हैं। भले इनको लोग ना बोले, लेकिन मैं पर्सनली बोलता हूं कि अगर ये नहीं होते तो शायद आज देश आज भी आज़ाद नहीं होता। ये लाठी के दम पे आज़ाद नहीं हुआ, ये बंदूक और तलवार के दम पे आज़ाद हुआ है भारत। इस बात को समझिए, है ना। राष्ट्र को अगर आगे ले जाना है तो आपको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो लूटने वाले अनपढ़, ध्यान देना, फर्स्ट बेंचर जो होता है ना, जो बहुत ब्रिलियंट टॉपर रहता है, या चलो फर्स्ट आता है या बड़े टॉपर रहता है, वो क्या बनता है, आईएएस बनता है, डीएम बनता है। सेकंड डिवीजन आता है, वो और भी छोटा जॉब करता है ना। थर्ड डिवीजन जो फेल हो गया वो क्या बनता है, नेता बनता है। और नेता क्या, नेता का जो फेलुअर स्टूडेंट है आपके क्लास का, कल के मान लीजिए कि एक बच्चा जो टॉपर बन गया और वो आईएएस बन गया, डीएम बन गया, एसपी बन गया, और एक आदमी बन गया विधायक या मान लो एमपी ही बन गया, और उस एमपी के पीछे पीछे कौन चल रहा है, नेता के पीछे पीछे कौन चल रहा है, डीएम और एसपी चल रहा है, वो फर्स्ट बेंचर चल रहा है लास्ट बेंचर के पीछे। तो ये समस्या हमारे देश की बहुत खराब है, इसको बदलने का प्रयास करो। एक मेरा एक सुझाव है सरकार को, अगर ऐसा हो तो बेटर है कि जिस प्रकार से वैकेंसी आती है ना, 5 साल के लिए आपकी वैकेंसी आती है, तो 5 साल के लिए आप हर एक स्टूडेंट को भी अपॉर्चुनिटी दीजिए नेता बनने के लिए, है ना। तो पढ़े लिखे लोग चाहेंगे तो उनके भी मनोकामना पूरी होगी। भाई कितने हम लोग कार्य कर सकते हैं अपने देश के लिए, जब तक, है ना, ये नहीं कि लूटने में लग जाना। आप लोग भी क्या समझते हो, हैं? क्या बोलते हो, लूटने जाओगे या काम करने जाओगे? चलिए, वो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओ, मैं देखता हूँ। कहते हैं आई देयर फोर, मैं इसलिए, प्लेज माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम वेयर सो एवर इट मे हैव कम एंड बाई होम सो एवर इट मे हैव बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, इतनी लंबी हो गई है ना, चलिए इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। ओके, चलिए, कहते हैं देयर फोर मीन्स होता है इसलिए, प्लेज माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर। कहते हैं पास्ट कल्चर फ्रॉम वेयर सो एवर, कहते हैं कि मैं अपने राष्ट्र, कहते हैं मैं अपने राष्ट्र की अतीत, कहते हैं मैं अपने राष्ट्र की अतीत की संस्कृति के प्रति निष्ठा रखने की प्रतिज्ञा करता हूं। क्या कहते हैं, जब ध्यान सुना, कहते हैं मैं अपने राष्ट्र की अतीत, मैं अपने राष्ट्र की अतीत, पास्ट कल्चर की बात कर रहे हैं, अपने राष्ट्र के अतीत की बात कर रहे हैं, अपने राष्ट्र के अतीत संस्कृति,
अतीत संस्कृति के प्रति निष्ठा रखने की प्रतिज्ञा करता हूं, यानी आस्था रखने की प्रतिज्ञा करता हूं। फ्रॉम वेयर सो एवर इट मे हैव कम, इट मे हैव कम, चाहे वह संस्कृति कहीं से भी आई हो। कहते हैं हमारे देश में जितनी भी संस्कृति है, चाहे वो किसी भी देश से आए हो, कहीं से भी विदेश से उठ करके भी आए हो हमारे देश में, मैं उन सभी संस्कृति को क्या करूंगा, एंड बाय whom so ever it may have been contributed, और कहते हैं कि और उसमें किसी का भी योगदान रहा हो, किसी का भी योगदान रहा हो, चाहे वो संस्कृति कहीं से भी आई हो, चाहे वो संस्कृति में किसी का भी योगदान रहा हो, मैं हर अतीत के जितने संस्कृति हैं, जितने हमारे देश की संस्कृति हैं, मैं उन सभी में निष्ठा रखूंगा, मैं उन सभी में आस्था रखने की प्रतिज्ञा करता हूं, कसम खाता हूं। I pledge myself to the service of the totality to my country's culture। कहते हैं कि मैं अपने देश के पूर्ण संस्कृति की सेवा में समर्पित रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। कहते हैं I pledge myself to the service of the totality to my country's culture। मैं अपने देश की पूर्ण संस्कृति की सेवा में समर्पित रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। कहते हैं आगे, कहते हैं आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री, और कहते हैं मैं अपने देश के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करता हूं, मैं अपने देश के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करता हूं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। कहते हैं बिना धर्म एवं भाषा के भेदभाव के, इर्रेस्पेक्टिव में हो गया भेदभाव, है ना, इर्रेस्पेक्टिव, इर्रेस्पेक्टिव मतलब हो गया बिना भेदभाव के, है ना, रेस्पेक्टिव हो गया, आपको कह सकते हैं भेदभाव, है ना, इर्रेस्पेक्टिव बिना भेदभाव के, ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, मैं अपने देश के प्रति हमेशा वफादारी की, अपने देश के वफादारी की प्रतिज्ञा करता हूं। और कहते हैं कि मैं बिना धर्म एवं भाषा के भेदभाव किए मैं अपने देश की वफादारी की कसम खाता हूं। आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क, I pledge myself to work for its strength and progress and for the welfare of its people without distinctions of caste, color or creed। कहते हैं I pledge myself, I pledge myself, मैं कहते हैं कभी क्या कहते हैं, मैं शपथ लेता हूं, मैं कसम खाता हूं, मैं शपथ लेता हूं कि देश के उन्नति, क्या कहते हैं, देश की उन्नति एवं देश की उन्नति, प्रोग्रेस एवं जनता के कल्याण के लिए, कहते हैं जो हम कहते हैं हमेशा कभी कि मैं शपथ लेता हूं, मैं कसम खाता हूं कि मैं देश के उन्नति एवं जनता के कल्याण के लिए मतलब कल्याण के लिए काम करूंगा, कल्याण के लिए कार्य करूंगा, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड, बिना, कहते हैं क्या बोलते हैं कि बिना मतलब उसमें कहते हैं जिसमें जाति, रंग एवं वर्ग का कोई भेदभाव किए बिना मैं अपने देश के प्रति मैं शपथ खाता हूं कि मैं देश के उन्नति एवं जनता के कल्याण के लिए कार्य करूंगा बिना किसी भेदभाव के। आगे कहते हैं द होल ऑफ कंट्री, एक मिनट जरूर जाइए, कहां से था, द होल ऑफ भारत इज माई होम, कहते द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं संपूर्ण भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार है, संपूर्ण भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार है। द पीपल हैव चोजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। कहता है और यहाँ के लोग, जो लोग हैं, कहते हैं भारत मेरा घर है, भारत मेरा घर है और इसके लोग क्या हैं, और इसके लोग मेरे परिवार हैं, और इसके लोग मेरे परिवार हैं, इसके लोग, यहाँ के जनता जो क्या है, मेरे परिवार हैं। द पीपल हैव चोजन टू मी, द पीपल हैव चोजन टू मेक मी द हेड ऑफ हिज फैमिली और दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। कहते हैं जनता ने मुझे एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए मुझे परिवार का मुखिया चुना है, परिवार का हेड चुना है। कहते हैं इट शैल बी मे अर्नेस्ट एंडेवियर टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। कहते हैं कि इट शैल बी माई अर्नेस्ट एंडेवियर, यह मेरा परम उद्देश्य होगा, यह मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य होगा, क्या, तो टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। क्या मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा यह होगा कि मैं इस परिवार को सुंदर एवं मजबूत बनाऊं। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यह होगा, सबसे पहला उद्देश्य यह होगा कि मैं इस परिवार को, मैं पूरे भारत को क्या बनाऊं, मैं पूरे भारत को सुंदर बनाऊं और मजबूत बनाऊं।
A worthy home for a great people engaged in the fascinating task of building up a just and prosperous and graceful life। और कहते हैं कि a worthy home, एक ऐसा खुशहाल परिवार, एक ऐसा घर फॉर अ ग्रेट पीपल, एक महान लोगों के लिए, इंगेज्ड इन द फैसिनेटिंग टास्क, एक न्यायपूर्ण और समृद्ध कार्य कार्य ऑफ बिल्डिंग अप अ जस्ट एंड प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ, और सुंदर जीवन के निर्माण के आकर्षक कार्य में लगे हुए हैं। कहने का तात्पर्य है कि कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि एक ऐसा खुशहाल घर या परिवार जिसमें सभी खुशहाल एवं जीवन को गौरवमयी बनाने में संलग्न रहे, सभी अपने जीवन को क्या लगे, अपने सभी जीवन को क्या लगे, गौरवमयी बनाने में संलग्न रहे, यानी साथ रहे। ओके, चलिए यहां से हम लोग अगले पारा तक चलते हैं। चलिए हम लोग छठे पारा से चलते हैं। कहते द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रादर इनकॉन्सिक्वेंशली फास्ट पेस। कहते हैं कि द फैमिली इज बिग, यह परिवार बहुत बड़ा है। ये क्या है, परिवार बहुत बड़ा है। एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट रादर रादर इनकॉन्वेंशनली फास्ट पेस। कहते हैं इसकी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। कहते ये परिवार बहुत बड़ा है और इसकी जनसंख्या जो है तेजी से बढ़ रही है। WEV लिखा हो यहाँ पे, आई बाय मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आई है ना, सो आई नहीं है, सिर्फ वी है। कहते हैं वी शैल ईच वन ऑफ अस हैव टू पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट unsparingly in building its new life, each in his own way। कहते हैं वी शैल, क्या कहते हैं, वी शैल ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक हैव टू पार्टिसिपेट unsparingly in building its new life, each in his own way। कहते हैं हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य है, हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य बनता है कि सभी को अपने अपने ढंग से जीवन के नव निर्माण में पूर्णता भाग लेना है। कहते हैं कि हमें से प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि हम सभी को अपने अपने ढंग से इस जीवन को नव निर्माण, मतलब न्यू लाइफ को नव निर्माण में पूर्णता भाग लेना है। आगे कहते हैं कि फॉर sheer size the tasks ahead of us are so demanding that no one can afford to sit back and just watch or let frustration become endemic in our country। आगे कहते हैं 6 पैरा, कहते हैं फॉर sheer size the task ahead of us। कहते हैं फॉर sheer size, कहने का मतलब है कि हमारे सामने कार्य इतना बड़ा है। फॉर sheer size the task ahead of us, हमारे सामने इतना बड़ा कार्य है। दैट, कैसा कार्य है, सो डिमांडिंग, बहुत बड़ा कार्य है कि नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक। कहते हैं नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक, कहते हैं हम में से कोई भी आराम से नहीं बैठ सकता। इतना बड़ा डिमांडिंग कार्य है हमारे देश के लिए, मतलब हमारे देश को एक नए स्तर से लेकर के जाना है, तो हम में से कोई भी आराम से नहीं बैठ सकता। एंड जस्ट वॉच और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री। और कहते हैं कि पीछे रह करके सिर्फ देखना, या पीछे जो हमारे घटना घटी उसको बैठ करके सोचना, उसको देखना, यह निराश बैठने का समय नहीं है। पीछे मुड़ करके देखने का समय नहीं है, नहीं तो निराशा देश में महामारी की तरफ फैल जाएगी। अच्छा, निराशा एक ऐसा वर्ड है कि अगर आप एक थोड़ा सा भी हिलिए तो आपको पूरा लगे कि नहीं, छोड़ो है। अभी मैंने बोला ना 6 पैरा, तो मुझे लगा कि 6, 7, 8, 9 पैरा, 3 पैरा को मैं
फिर से क्लास दे दूं, तो फिर ये निराशा मेरे मन में आया कि थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है ना इसकी वजह से मुझे लगा, लेकिन फिर मैंने बोला कि इसलिए मैं कुछ सोचा एकदम सेकंड भर के लिए, मोमेंट के लिए, फिर मैंने बोला नहीं छोड़ो, आज मैं इसको फिनिश ही कर देता हूँ, थोड़ा सा चैप्टर क्यों मैं अलग अलग करने जाऊँ, है ना। तो ये होता है निराशा जो है, अगर आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी, तो आप आगे बढ़ते जाइए। एक बार अगर आप कदम उठा लिए हो आगे चलने का, तो सिर्फ आगे चलिए, पीछे मुड़कर नहीं देखिए। कहते हैं द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क, जो परिस्थिति अभी की है वो क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है, काम का डिमांड कर रहा है ना। अस वर्क एंड मोर वर्क, छोटा सा नहीं, कार्य, और कहते हैं परिस्थितियां जो है हमसे अधिक से अधिक कार्य की मांग करें। जो परिस्थितियां अभी हमारे देश की है वो क्या करे, अभी हमारे देश में काम की मांग हो रही है कि अपने देश के लिए कार्य करो, है ना। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल। कहते हैं कि अपने लोगों के भौतिक एवं सांस्कृतिक, मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ, भौतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के दृढ़, है ना, कहते हैं सॉलिड एंड स्टडी, कहते हैं दृढ़ एवं निरंतर, यानी हो गया स्टडी मिस हो गया निरंतर, और सॉलिड मिस हो गया दृढ़। कहते हैं दृढ़ एवं निरंतर पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण के लिए ठोस एवं सच्चे दिल से कार्य की आवश्यकता है। कहते हैं साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल। कहते हैं अपने लोगों के भौतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के दृढ़ एवं निरंतर पुनर्निर्माण के लिए ठोस एवं सच्चे दिल से कार्य की आवश्यकता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पैरा नंबर 7 पढ़ते हैं। यहां से आपके प्रश्न आते हैं, पैरा नंबर 7 से आपके प्रश्न आते हैं। फिर बस 7, 8, 9 ये 3 पैरा, बस 7 थोड़ा सा बड़ा है, उसके बाद आपको फिर आपको झंझट नहीं झेलना पड़ेगा। चलिए 5-7 मिनट का समय और है, उसके बाद हम लोग इसको फिनिश में आपको मुझे फिनिश करना है इसको, है ना। चलिए तो कहते हैं कि दिस वर्क, क्या कहते हैं, दिस वर्क या कार एज आई सी इट हैज 2 एस्पेक्ट्स। कहते हैं मेरे विचार से इस कार्य को, यानी देश के लिए जो हम लोग कार्य करने जा रहे हैं, उस कार्य को 2 पहलू हैं। कौन से पहलू, 2 पहलू हैं। तो कौन कौन से 2 पहलू, पहला वर्क ऑन वननेस, क्वेश्चन आएंगे कि कार्य के अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने कार्य के एस्पेक्ट्स हैं, तो कार्य के 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहला वर्क ऑन वननेस, वन सेल्फ, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। 2 तरह के कार्य हैं। एक कार्य है स्वयं अपने लिए कार्य करना, है ना, वर्क ऑन वंस सेल्फ, खुद पे कार्य करना या अपने लिए कार्य करना, और दूसरा है वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, और अपने आसपास के समाज के लिए कार्य करना। 2 कार्य, एक अपने लिए कार्य करिए और दूसरा समाज के लिए कार्य करिए। आप बताइए कि आप कौन से कार्य करना चाहते हैं। कहते हैं दे आर मैच, ध्यान देना, कहते हैं दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। कहते हैं कि ये दोनों पहलू एक दूसरे के लिए फलदायक है या लाभकारी। ये दोनों जो पहलू हैं, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, ये दोनों पहलू जो है कार्य के, ये दोनों पहलू एक दूसरे के लिए लाभदायक हैं, लाभप्रद हैं और फ्रूटफुल हैं। कहते हैं द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवार्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन। कहते हैं हाँ चलिए ठीक है, कहते हैं कि द वर्क ऑन वन सेल्फ, स्वयं के लिए कार्य करना, इज टू फॉलो द अर्ज टुवार्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन, कहता है स्वतंत्र व्यक्ति के रूप से आत्म संयम के द्वारा। कैसे, कहते हैं स्वतंत्र व्यक्ति के रूप से आत्म संयम के द्वारा, इम्पोज डिसिप्लिन, आत्म संयम, इम्पोज डिसिप्लिन, यहाँ पे तो अभी मैं यहाँ तक नहीं आया ना, चलिए मैं यहाँ तक ही मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं उधर घुस जाऊंगा। चलिए कहते हैं टू फॉलो द अर्ज टुवार्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन। कहते हैं कि स्वतंत्र व्यक्ति के रूप से आत्म संयम द्वारा, है ना, आत्म संयम, मोरल डेवलपमेंट के द्वारा आत्म संयम द्वारा अपना नैतिक विकास करना है। अर्ज टुवार्ड्स मोरल डेवलपमेंट, अपना नैतिक विकास करना है आत्म संयम के द्वारा। एंड कहते हैं
एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, और कहते हैं अंडर फोर्स्ड, और अनुशासन को ग्रहण करना, और क्या अनुशासन को ग्रहण करना, विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल। कहते हैं विच कैन, कहते हैं विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, और कहते हैं इसका जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, कहते हैं केवल ऐसा करने से ही विकास संभव हो सकता है। कहते हैं केवल ऐसा करने से ही विकास संभव हो सकता है। आगे कहते हैं इट्स एंड प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सनालिटी। आगे कहते हैं इट्स एंड प्रोडक्ट फ्री मोरल पर्सनालिटी, इसका परिणाम एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में होता है। बस 2 मिनट का समय और है बच्चे, थोड़ा है ना, आप लोग घबराए मत, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, ये पैरा। ओके चलिए, कहते हैं वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोड्यूस ओनली एट आवर पेरिल। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको आप जरा ध्यान से लिख लीजिए। क्या कहते हैं कि वी कैन नेग्लेक्ट, यह स्वतंत्रता, कहते हैं यह स्वतंत्र व्यक्ति, ये जो स्वतंत्र व्यक्तित्व जो कार्य वो खतरनाक है। कहते हैं वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोड्यूस ओनली एट आवर पेरिल, यह स्वतंत्र व्यक्तित्व खतरनाक है। दिस एंड प्रोडक्ट cannot sustain itself without seeking and exercising itself to bring about the approximation of the society to which it is privileged to serve to a better, juster and more। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा है ना, चलो मैं एक एक समझाता हूँ। कहते हैं दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ, कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ, कहते हैं कि एंड प्रोडक्ट, कहता है इसका अस्तित्व जो है, दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ, इसका अस्तित्व तब तक अस्थाई नहीं हो सकता, इसका अस्तित्व तब तक अस्थाई नहीं हो सकता, विदाउट सीकिंग बिना मांगे, एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ, और खुद को टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ सोसाइटी, समाज के समीप लाने के, समाज के नजदीक लाने का प्रयास कर रहा है, टू विच इट इज प्रिविलेज टू सर्व टू अ बेटर, और कहते हैं कि बेटर, अ जस्टर एंड अ मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, और कहते हैं जिसे बेहतर, न्यायपूर्ण और जीवन के अधिक सुंदर तरीके से सेवा करने का विशेषाधिकार है, यानी विशेष अधिकार है। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट अ corresponding advance of the collective social existence। कहते हैं, क्या कहते हैं कि द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन, कहते हैं एक व्यक्ति पूर्ण सिद्धि में नहीं बढ़ सकता, पूरी तरह से एक व्यक्ति अगर कार्य करता तो उतना डेवलपमेंट नहीं करेगा जितना एक टीम मिलकर करता है। विदाउट corresponding एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एक्सिस्टेंस, कहते हैं सामूहिक सामाजिक अस्तित्व के संगत अग्रिम के बिना, अगर सामूहिक अस्तित्व जो है, सामूहिक संगत अगर सब मिलकर सामाजिक रूप से कार्य करते हैं तो वो ज्यादा लाभप्रद होता है, हम सब के लिए वो ज्यादा लाभप्रद होता है, अपने देश के लिए या समाज के लिए। आगे कहते हैं लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली एंगेज्ड इन दोज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल। कहते हैं कि, कहते हैं यहाँ पे, कहते हैं कि लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली एंगेज्ड इन these two aspects of work, individual and social। कहते हैं कि आइए हम व्यक्तिगत और सामाजिक कार्य इन दोनों पहलू में पूरे दिल से जुट जाने का संकल्प लें। कहते हैं आइए हम संकल्प लेते हैं किस चीज के लिए, तो एक सिंगल मतलब जो खुद कार्य कर रहे हैं एक रूप में, और उसके लिए भी सामाजिक रूप से जो कार्य हो रहा है उसके लिए भी, दोनों पहलू हम क्या करें, आकर के दृढ़ संकल्प लें। चलिए 2 पैरा और है, मैं 5 मिनट आपसे मैं और समय लूंगा, उससे अधिक मैं आपसे समय नहीं लूंगा। सो प्लीज वेट फॉर 5 मिनट्स ओनली। चलिए, ये लाइन क्योंकि पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं देखिए मैं इसको एक ही क्लास में क्यों ले रहा हूँ, उसका रीजन ये है क्योंकि ये ज़्यादा लंबा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं, बीच बीच में है, इसके वजह से।
कहते हैं दिस ड्यूल एफोर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर। कहते हैं कि यह दोहरी प्रयास, जो ड्यूल एफर्ट है, दोहरी प्रयास हमारे राष्ट्रीय जीवन को विशिष्ट स्वरूप प्रदान करेगा, एक अलग सा एक स्पेशल फ्लेवर देगा, एक स्पेशल फ्लेवर देगा, एक विशिष्ट एक विशेष, इसको बोलते हैं विशेष स्वरूप प्रदान करेगा हमारे देश को। कहते हैं for the state to us will not be just an organization of power, organization of power, but a moral organization। कहते हैं हमारे लिए राष्ट्र जो है, हमारे लिए देश जो है, मात्र एक शक्ति का संगठन ही नहीं, बल्कि यह एक नैतिक संगठन है। ये एक शक्ति का संगठन नहीं बल्कि क्या है, एक शक्ति का संगठन ही नहीं बल्कि एक नैतिक का भी संगठन है। हमारा देश जो है नैतिकता का भी संगठन है। आगे कहते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। कहते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट, यह हमारी राष्ट्र भावना का हिस्सा है। क्या है? यह हमारी राष्ट्रीय भावना का हिस्सा है। एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी, और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता महात्मा गांधी का उत्तराधिकारी है, और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता महात्मा गांधी का उत्तराधिकारी हैं। दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ, दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर खाली स्थान, तो क्या लिखेंगे? मोरल पर्पस। कहते हैं शक्ति का प्रयोग नैतिक मूल्यों के लिए होना चाहिए। जो पावर है ना, तो शक्ति का प्रयोग किसके लिए? पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर खाली स्थान, किसके लिए? मोरल पर्पस। शक्ति का प्रयोग नैतिक मूल्यों के लिए होना चाहिए। कहते हैं द पीस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्व्स टू वर्क फॉर। कहते हैं, क्या बोलते हैं कि सामर्थ्यवान की शांति उसके कार्यों में ही होती है। जो सामर्थ्यवान, जो स्ट्रांग पीपल होते हैं ना, वो शांत रहकर कार्य करते, वो हल्ला करने की उन्हें जरूरत नहीं है। जो सामर्थ्यवान होते हैं उन्हें हल्ला करने की जरूरत है, मैं कितना पढ़ाकू हूं, मैं कितना ताकतवर हूं, मैं कितना विद्वान हूं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। अगला खुद ब खुद समझ आता है। स्क्रीन पे कुछ पड़ गया, इसके लिए मैं फूंक रहा था, है ना। तो कहते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन, जो अगला लास्ट लाइन है, कहते हैं आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल। कहते हैं आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल, मुझे अपने लोगों में, अपने जनता पर पूरा भरोसा। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल, मुझे अपने जनता पर पूरा भरोसा है। दैट की दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूल टास्क। क्या कहते हैं कि मुझे अपने लोगों पर, अपनी जनता पर पूर्ण विश्वास है, पूरा भरोसा है कि वे इस दोहरे कार्य के संतोषजनक ढंग से करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जुटा पाएंगे। आवश्यक ऊर्जा क्या करेंगे? आवश्यक ऊर्जा जुटा पाएंगे। ये मुझे अपने लोगों पर पूर्ण रूप से भरोसा है, पूरे भरोसा है। कहते हैं इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंचेंटिंग एंटरप्राइज। कहते हैं इस महान कार्य में योगदान देना मेरे लिए गर्व की बात होगी। इस इतने बड़े महान कार्य जो हम लोग अपने देश के लिए कर रहे हैं, ड्यूल वर्क कर रहे हैं, हम पर्सनली भी काम कर रहे हैं, सामाजिक रूप से, दोनों रूप से हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो इतने बड़े महान कार्य के लिए एक कहते हैं इस महान कार्य में योगदान देना मेरे लिए भी क्या है? गर्व की बात है। तो इस तरह से डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी पूरी निष्ठा के साथ, अपनी जो पूरी निष्ठा, अपना पूरा फेथ है, अपनी पूरी कसम खाकर बोलते हैं कि मेरी पूरी निष्ठा मेरे अपने देश के साथ है। और इस तरह से डॉक्टर जाकिर हुसैन का स्पीच समाप्त होता है। आप लोग को सारे डेट और जो मैंने बोला पॉइंटेबल पॉइंट, ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, है ना। आपका इतना समय लेने के लिए सॉरी, ज़्यादा समय नहीं हुआ, ये पूरा चैप्टर आपका एटलीस्ट फिनिश तो हो गया। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमेशा मन में सद्भावना रखिए दूसरों के प्रति, हमेशा, और मन हमेशा खुश रहिए। मन हमेशा खुश रखें तो मन अगलों को भी प्रसन्न आप करने के सक्षम होंगे। चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।